हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, है ना। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं मिनिस्ट्रियल वाले, उनको कर रहे हैं हम। और 14 अक्टूबर की हम शिफ्ट पे आ गए हैं, तो शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको एक चीज़ पता है ना कि जो हेड कांस्टेबल था उसमें जीएस के ओनली 20 क्वेश्चन आते थे एक शिफ्ट में। तो तीनों शिफ्ट के मिला के हो गए हमारे 60 क्वेश्चन, जो कि हम यहाँ पे करते हैं इन वीडियोज़ में। लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज, उसके बाद हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ओनली एग्जाम्स करेंगे, जिसमें आपकी जीएस है वो 40 मार्क्स की आती है। तो उन एग्ज़ाम को भी आप अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि आपके पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज हैं वो भी आने वाली है ना। लेकिन उसका जो कुछ पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया, यानी कि हाइब्रिड मोड पर होंगी। तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा हाइब्रिड मोड, क्योंकि हम यहाँ पे सीबीटी यानी कि हमें ऑनलाइन भी क्वेश्चन को देखना है, फिर हमें ओएमआर भी फिल करनी है। तो यहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। जबकि अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो हम अच्छी तरीके से अपने सारे क्वेश्चन को देख पाते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन मतलब किसी पर डाउट भी होता है, तब भी हम जाके अपने उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। इसीलिए, लेकिन अब इस बार तो उन्होंने हाइब्रिड मोड कर दिया, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको पता ही है ना, जीएस यहाँ पे सभी एग्जाम की सेम होती है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए जीएस को पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए ही पढ़ें ओनली, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, है ना, और अदर स्टेट के एग्जाम्स के लिए भी आप इसी जीएस को पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी इंडिया एक है और हम सब उसी इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, है ना। बस एग्जाम अलग अलग स्टेट वाइज वो अलग होते हैं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो कि स्टेट वाइज आते हैं, बल्कि सब सेम ही होता है। तो इसीलिए आप जीएस इसको सभी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें। देखो, हाँ, एक और चीज़ बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि आज हम कौन सी 14 शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं ना, 14 अक्टूबर की। और ये भी हम शिफ्ट कर चुके हैं। 10 की तीनों शिफ्ट कर ली हमने, और 12 अक्टूबर की भी तीनों शिफ्ट कर ली, और 13 अक्टूबर की भी तीनों शिफ्ट कर ली। तो हमारी यानी कि ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी आज। और बाकी की हमारी ये बचेंगी, जो कि ये भी 4 वीडियोज़ में आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो देखना। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। तो शेरशाह सूरी के नाम से किसको जानते थे? तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पर फरीद। यानी कि फरीद जो थे वही शेरशाह सूरी थे। उनका जो दूसरा नाम था वो क्या था? यहाँ पर शेरशाह सूरी था। तो आपको पता चल गया ना, शेरशाह सूरी का नाम क्या था? फरीद था, है ना। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। जो शेरशाह सूरी थे ना, इनका जो जन्म था, कोई इनका जन्म 1472 ईस्वी में मानता है ना, 1472 में, और कोई 1486 में मानता है। और 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म आपको पता चल गया। फरीद खान ये क्या थे? सुर साम्राज्य के संस्थापक थे। किसके? सुर साम्राज्य के संस्थापक थे। और उस टाइम पर जो सुर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? सासाराम थी, जो कि बिहार में है ना। इन्होंने क्या किया था? 178 ग्राम के चांदी के सिक्के जो थे वो बनवाए थे, है ना। और उनका जो नाम रखा था वो संस्कृत शब्द के नाम पे रखा था। क्या नाम रखा? रुपया नाम रखा था। क्या नाम रखा था? चांदी के सिक्कों का रुपया नाम रखा था। शेरशाह सूरी ने 1540 में मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, और 1545 में इनकी अचानक मृत्यु हो गई। जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनका जो बेटा था इस्लाम शाह, कौन था? इस्लाम शाह, वो उत्तराधिकारी बना था, है ना। जो शेरशाह सूरी थे वो किसको दुश्मन मानते थे? वो हुमायूं को दुश्मन मानते थे। और इन्होंने मतलब कहते हैं कि इनके 7 साल के जो शासनकाल में इन्होंने कभी भी कोई भी युद्ध भी नहीं हारा था। क्या? कोई भी युद्ध नहीं हारा था। हमें एक स्तूप है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे यूपी। कहाँ पर है? यूपी। यानी कि जो यूपी के वाराणसी, यानी वाराणसी तो सुना होगा आपने, है ना। तो यूपी के वाराणसी शहर में, वहाँ पे सारनाथ के पास ही ये स्थित है। यहाँ पे धमेक स्तूप, इसकी जो हाइट है ना वो 43.6 मीटर है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, धमेक स्तूप एक बहुत बड़ा स्तूप है। क्या है ये? बहुत बड़ा स्तूप है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। ये वाराणसी से कितनी दूर है? 13 किलोमीटर दूरी पर है ना। और इसे किस टाइम पर बनवाया गया था? मौर्य साम्राज्य के जो थे वो सम्राट थे अशोक, उन्होंने 241 ईस्वी में बनाया था। कब? 241 में बनवाया था, है ना। एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था, मतलब इस जगह पर एक और पहले था कोई स्तूप, उसकी जगह पर ये बनाया गया था। सारनाथ की सबसे आकर्षक रचना है ये स्तूप। ये बेलनाकार टाइप का है, और इसका जो आधार का जो व्यास है वो कितना है? 28 मीटर है ना। और इसकी हाइट है वो 43.6 मीटर की है। धमेक स्तूप को यानी कि ईंट, रोड़ी और पत्थर से बनाया गया है। और इसमें आपको यहाँ पे नीचे ये बेलनाकार टाइप की दिख रही होगी ना, यहाँ पे निचले हिस्से में यहाँ पे फूलों की नक्काशी भी की गई है, मतलब इसकी दीवारों पर फूलों की डिजाइन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मकर संक्रांति को समर्पित एक त्यौहार है। तो मकर संक्रांति को समर्पित एक त्यौहार है, तो वो कौन सा है? डैश। तो वो सूर्य, यानी कि जो मकर संक्रांति को हम कहते हैं कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो आपका यहाँ पे मकर संक्रांति डैश को समर्पित त्यौहार है, तो वो सूर्य को समर्पित त्यौहार है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित वो दिसंबर 2021 में ईपीएफओ ने विनिवेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान के कर्मचारियों को शामिल किया। तो ईपीएफओ ने किस संस्थान के कर्मचारियों को शामिल किया, तो उन्होंने किया था एयर इंडिया के कर्मचारियों को। किसको? एयर इंडिया के जो कर्मचारी थे उनको ईपीएफओ में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन, जुलाई 2022 में जीवन विज्ञान मंत्रालय ने समुद्र के पानी को पेयजल में बदलने के लिए कम तापमान वाले थर्मल डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित 3 विलवड़न संयंत्रों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहाँ किया था। तो इनका सफलतापूर्वक जो प्रदर्शन था उन्होंने ये कहाँ किया था, तो ये किया था यहाँ पे लक्षद्वीप में। कहाँ किया था? लक्षद्वीप। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी उन्होंने 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। क्या की थी? रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। कब की थी? 2009 में। किसने की थी, मतलब कौन सी समिति ने? सुरेश तेंदुलकर समिति ने। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा जो है 51A में एक मौलिक कर्तव्य है, तो इस ऑप्शन को पढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये एक मौलिक कर्तव्य है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी गलत है। तो 51 के ए में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 4th ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ सही होगा, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन डेल्टा के निर्माण में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ योगदान करती हैं। डेल्टा के निर्माण में नदियों का कौन सा समूह योगदान नहीं देता। तो कौन सा समूह जो है जो कि डेल्टा बनाने में उनकी सहायता नहीं करता, तो वो आपका ऑप्शन है यहाँ पे नर्मदा और तापी नदी। कौन सी है? नर्मदा और तापी नदी है जो कि डेल्टा बनाने में उनकी सहायक नहीं होती। ठीक है, तो आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शब्द बजट की व्युत्पत्ति शब्द बजट से हुई है। यह बजट एक शब्द है, ये कैसा शब्द है जो बजट जो है ना, बजट शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है, बजट से। तो ये एक स्पेनिश वर्ड है या अरबी है या फ्रेंच है या जर्मन है, तो ये हमारा कैसा वर्ड है? ये फ्रेंच है। बजट कैसा वर्ड है? फ्रेंच शब्द है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत एक वर्ग एक टीवी को 12 से डैश टीवी चैनलों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। तो कितने टीवी चैनलों पर प्रस्तावित करने का इनका वो है, तो ये है आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यानी कि 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित करने का ये प्रस्ताव उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखो नीति आयोग का जो गठन था वो कब किया गया था, तो ये हुआ था जनवरी 2015 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2015 में। और जो नीति आयोग है ना, उसी को पहले योजना आयोग कहते थे, आपको पता ही है, यानी कि थिंक टैंकर कहते हैं। क्या? थिंक टैंकर कहते थे। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अति बृहत एकीकरण VLSI और फेबलेस चिप डिजाइनिंग में नए उद्योगों का समर्थन करने के लिए टी फेस नामक एक आभासी उद्भावन मंच लॉन्च किया है। देखो यहाँ पे फेस की जो फुल फॉर्म है वो है फेबलेस एक्सलेटर थ्रू इनेबलमेंट, है ना, फेस की फुल फॉर्म। तो इसका जो आभासी उद्भावन मंच लॉन्च किया है तो ये किस सरकार ने किया है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। किसने? तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2021 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेज़बानी की जब भारत ने किसके साथ गेम खेला था? तीसरा टेस्ट मैच खेला। तो तीसरा टेस्ट मैच हमारे भारत ने किसके साथ खेला था? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सेकंड, यानी कि इंग्लैंड, है ना। देखो हम अगर बात करें कि जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, इसका नाम पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन उनके नाम को हटाकर मोदी जी ने अपना नाम कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इनके बारे में थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है ना, वो क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद और मोटेरा में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर स्थित है ये।
2020 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें जो बैठने की क्षमता है लोगों की वो है 1,32,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। गुजरात क्रिकेट संघ के स्वामित्व में और टेस्ट, वनडे और टी20 आई क्रिकेट मैचों के लिए एक मैदान है। 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। 24 फरवरी 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। स्टेडियम ने भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच आयोजित किया था। नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर अपना नाम रख लिया, है ना। जो इतने बड़े महापुरुष हैं उनका अपमान कह सकते हैं हम इसे, जिन्होंने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को भारत में विलय कराया था। उन्हें दूसरा स्टेडियम बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना था कि उनका नाम हटाकर अपना नाम कर लेना। वो भी तो हमारे एक नेता थे। होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो किसके नाम पर है, वो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर केंद्रित करने के लिए रंग राजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। जो रंग राजन समिति थी उसका गठन हुआ था 2012 में। कब हुआ था, 2012 में। कौन सी समिति का, रंग राजन समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वामी विवेकानंद के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। देखो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना वो थे आपके यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, यही थे रामकृष्ण परमहंस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब इसमें इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी इनके विचारों से प्रेरित थे, इसी कारण विवेकानंद जी इनको अपना गुरु भी मानते थे। इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी उन्होंने, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक यह संस्था जनमानस के कल्याण के लिए और उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में क्या करती हैं, काम करती हैं। देखो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बात हुई है तो मैं बता दे रही हूँ, जो स्वामी विवेकानंद जी है ना, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था। और इनके जो पिताजी थे वो थे भुवनेश्वर दत्त। और इनकी जो बचपन का नाम क्या था विवेकानंद जी का, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। क्या था, नरेंद्र। और इन्होंने 1893 में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की ओर से इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला था अपने भारत के बारे में। तो देखो यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि देखो हम अगर किसी भी चीज़ को अगर स्टोरी की तरह पढ़ते हैं ना तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो अगर आप इसी जीएस को भी एक स्टोरी की तरह समझेंगे या पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को तो वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद भी रहेगी। और अगर आप उस स्टोरी को किसी को सुना देते हो तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो जीएस आप कोशिश क्या करो अगर आप किसी के साथ डिस्कस कर पाओ, किसी को बता पाओ। तो हम अब नेक्स्ट मतलब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ये जो थे ना, ये काली माता के भक्त थे। किसके थे, काली माता के भक्त थे। देखो परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी का भले ही बाल विवाह हुआ था, इनकी जो पत्नी थी वो थी शारदामणि। कौन थी, शारदामणि। लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता भक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसीलिए ही 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर स्वयं काली माँ के चरणों में सौंप दिया। ये दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनकी भक्ति को देख सभी अचरज में रहते थे। इनका कहना था कि माँ काली इनसे मिलने आती हैं, वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी माँ काली उनके पास से जाती तो वे तड़पने लगते और एक बच्चे की भांति अपनी माँ की गोद में रुदन करते। उनकी इसी भक्ति के कारण वे पूरी गांव में प्रसिद्ध भी थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते थे और वे स्वयं दिन रात माँ काली की भक्ति में रहते थे। देखो अगर हम भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करें, है ना, तो बहुत हमें मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव हमारी तरफ ऐसा नेगेटिव हमें थॉट्स वगैरह नहीं आते ना, नेगेटिव चीज़ें हम सोचते हैं तो रियल में भगवान होते हैं और उन लोगों को ज़रूर मिलते हैं, है ना। उनको दिखते भी हैं जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं। तो हमें भगवान पे बिलीव करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं मानते। इतनी सारी यहाँ पे प्रूफ हैं दुनिया में कि भगवान हैं, रियल में हैं। तो हम आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, जय प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, स्वदेशी मतलब हमारे देश ने बनाया हो, चतुसंयोजी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV वैक्सीन सितंबर 2022 में किस प्रकार के कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू की गई है। तो वो किस प्रकार के कैंसर के लिए बनाई गई है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा ग्रीवा कैंसर। कौन सा होगा, ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए उस वैक्सीन को बनाया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर
17 है, संशोधित आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए। तो कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे 4 बैठक करनी चाहिए। कितनी? 4। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी है यामिनी रेड्डी, वो एक नृत्यांगना है जो कि किस डांस की नृत्यांगना है। तो आपको फोटो में दिख रही है ना, यही है। कौन है ये? यामिनी रेड्डी हैं, जो कि किस डांस की नृत्यांगना है? ये है कुचिपुड़ी। किसकी हैं? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का डांस है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2020 और 21 में भारत के कुल मक्का उत्पादन में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान था, यानी कि मिलियन टन में। तो सबसे ज़्यादा जो मक्का जो थी उत्पादन वो किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पे कर्नाटक ने। किसने की थी? कर्नाटक। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। 20 क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मार्टिन अल्फोंसो दे सूसा। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी एस्टेवाओ दा गामा। तीसरा है अफोसो दे अल्बुकर्क और 4 है आपका डी फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे अफोसो दे अल्बुकर्क, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। 1510 में जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था, तो उस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? अफोसो दे अल्बुकर्क थे। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम आने वाले हैं शिफ्ट 2 के जीएस के क्वेश्चनों को, तो आप इनको भी अच्छी तरीके से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे, 16 फरवरी 2022 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा। यहाँ कौन है वो है आपके संजय मल्होत्रा। किसको नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिंधु नंबर 2 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी। तो किस स्थान पर पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी? तो वो मिली थी यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो है ना, वो एक विशाल स्नानगार है। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी ना, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, वो 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम था, है ना। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो चतुष्फल की आकृति में मतलब फैली हुई है। कश्मीर में एक जगह है, कहाँ? मांडा जो है चिनाब नदी के पास है, वहाँ पे, है ना, कश्मीर से। और जो अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण में यानी कि महाराष्ट्र में एक जगह है जो है दयामाबाद, यानी कि जो प्रवरा नदी के पास है, वहाँ तक फैली हुई है। और पूरब में, पश्चिम से बात करें तो पूरब में उत्तर प्रदेश में आलमगिरी जगह है जो कि हिंडन नदी के किनारे है, और पाकिस्तान में शुद्ध कांगीडोर है जो कि दास्क नदी के किनारे है। तो वहाँ पे ये सब ऐसे फैली हुई है। यहाँ पे आपका है जम्मू कश्मीर है, यानी कि नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ है ना, और यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो इस तरीके की आकृति है जिसमें वो फैली हुई है। अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी खुदाई सबसे पहले किसने करी थी, तो 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम शाहनी ने की थी। किसने? दयाराम शाहनी ने की थी। यहाँ पे देखो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ पे बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें मिली थी, जैसे कि कुम्हार का चाक होता है ना, अन्नागार होता है, श्रमिक के जो आवास होते हैं वो, उनकी जो मातृ देवी थी उनकी, है ना, लकड़ी की ओखली मिली, ताबूत मिले। तो ये सब चीज़ें मिली। वो उनसे हमें क्या चीज़ पता चली, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो पुरानी चीज़ें थी उनसे हमें ये चीज़ पता चली कि ये लोग इन चीज़ों के बारे में परिचित थे। मतलब ये इतने पुराने टाइम पहले भी ये सब चीज़ें जानते थे जो कि हम अब जानते हैं, है ना। यानी कि नर्तकी की एक ये आपको दिख रही होंगी ना ब्लैक कलर की, ये है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो ये भी इन्हें वहाँ पे मिली थी, जो कि कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में ही इनकी ये मिली। ये सब यहाँ पे ऐसी चीज़ें अलग अलग हैं। देखो इनके बर्तन जो हैं, यहाँ पे एक आभूषण से युक्त एक मूर्ति है, ये मिट्टी की कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है, और ये यहाँ पे ऐसा टीले टाइप का बना हुआ है मोहनजोदड़ो में ही। तो ऐसा नहीं लगता कि इन चीज़ों को देख के कि हमें भी इन चीज़ों को देखना चाहिए, है ना। मतलब बहुत ऐसी हम जाके देख भी सकते हैं, लेकिन बहुत डर सा लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ज़मीन में ऐसे लोगों की मतलब उनके जो मृतक पे हाथी वगैरह है ना, इंसान थे, उनकी भी हड्डी वगैरह निकलती हैं, मिलती हैं। तो बहुत डरावना सा वो होगा। वैसे हम बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो है ना, उस 1921 में उसकी जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। कहाँ पर है? लरकाना जिले में है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी इसी को कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हम मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। तो आपको ये ऑप्शन अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो नंबर 4 है हमारा, अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक की
उल हिंद को अध्याय में, कितने अध्याय में उन्हें बांटा है, तो उनको बांटा है यहाँ पे 80 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में बांटा गया है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th है, हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? देखो जो हिंद स्वराज थी वो आपकी 1909 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1909 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 6 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय विदेशी व्यापार व्यापक रूप से किस ओर उन्मुख था? तो जो भारतीय जो विदेशी व्यापार था वो किस ओर उन्मुख थे? तो वो थे ब्रिटेन तक सीमित था। कहाँ तक था? ब्रिटेन तक सीमित। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र, मतलब बिल्कुल वन क्षेत्र है ही नहीं है, बहुत कम है, तो वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में बहुत ही 0% के बराबर यानी कि वन है ना। अगर 8 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतने वाले PR श्रीजेश किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो PR श्रीजेश जो हैं वो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो हैं यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड हैं। किससे? हॉकी से। ये हैं आपके श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 9 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने एक आपातकालीन देखभाल योजना शुरू की जिसके माध्यम से राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों के पहले 48 घंटों की आपातकालीन देखभाल का खर्च वहन करेगी? मतलब 48 घंटे तक उन पर जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। तो वो किस राज्य की सरकार ने ये चीज़ वो की है? तो ये है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। आपका 4th ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तमिलनाडु की सरकार ने आपातकालीन देखभाल योजना शुरू की है ना। अगर कोई भी मान लो किसी भी इंसान के साथ दुर्घटना हो जाती है तो जैसे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो 48 घंटों तक उन पर जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति है ना, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित निम्न आय वाले छात्रों की सहायता के लिए नहीं है? तो किन छात्रों के लिए ये नहीं है? तो ये है सामान्य वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि बाकी के जो है अनुसूचित जाति के, परंपरागत कारीगर, अर्ध खानाबदोश जनजाति, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। आपका 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर अगस्त 2022 में मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में लॉन्च किया गया था? तो कौन सा आपका यहाँ पे मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे एक्वा बाजार। कौन सा लॉन्च हुआ है? एक्वा बाजार है, जो कि मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में लॉन्च हुआ है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तेलंगाना में कई कपास कटाई मिलें स्थित हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तेलंगाना में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? तो देखो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन नहीं है, अगर कोई है तो वो भी बता सकते हो। तो देखो तेलंगाना में ना हैदराबाद, वो यहाँ पे सूती केंद्र का उद्योग है। सिकंदराबाद है वो भी है, और वारंगल भी है। तो यहाँ पे जो गुंटूर है ना वो एक सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यहाँ पे, विच्छेदनीयता का सिद्धांत उसे निम्नलिखित में से किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होगा? पृथकीकरण का सिद्धांत। क्या होगा? पृथकीकरण का सिद्धांत। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। तो आप अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना, जो कि क्या है यहाँ पे विच्छेदनीयता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? जो भारिया जनजाति हैं उनका जो लोकप्रिय नृत्य है वो है क्या है? बादाम। बादाम मत समझना आप, ठीक है, बादाम है। तो ये जो है आपको लोग दिख रहे हैं ना पिक्चर में, ये हैं भारिया जनजाति के लोग हैं। कहाँ के हैं? भारिया जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। कहाँ की है ये? मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो थे पहली बार कांग्रेस के मंच पर 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में आए थे। कब आए थे? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखो यहाँ पे ना हमारे कुछ अधिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप पक्का उस वीडियो को देखना। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो आपसे छूटे अधिवेशन से रिलेटेड या कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड। तो वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन कवर होंगे और बहुत ही ईजी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001-2011 की दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट दर्ज की है? तो किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र ने। किसने की है? महाराष्ट्र जो है मतलब राज्य है, उन्होंने बहुत ही मतलब उनकी जो वृद्धि दर थी उसमें बहुत गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 18 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने
किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक विश्वसनीय हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर को विकसित किया है? तो किस संस्थान ने विकसित किया है? तो वो किया है यहाँ पे IISc बेंगलोर ने। किसने किया है? IISc बेंगलोर ने मोबिलिटी ट्रांजिस्टर को विकसित किया है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। 19 है, भारत में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य समान क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना था? तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पे 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो हॉर्नबिल उत्सव है ना, वो भारत राज्य से संबंधित है। कहाँ से? नागालैंड से। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखो, इसको अगर हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हॉर्नबिल उत्सव के बारे में। हॉर्नबिल जो महोत्सव है ना, वो 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाते हैं वो लोग, है ना। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं वो। यह लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजनों, हस्तकला, कला कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा जातीयता को प्रदर्शित करता है। किसको? नागा जातीयता। जो नागा जनजाति है ना, वो नागालैंड की है। तो आप नागालैंड से ही समझ जाओगे नागा जनजाति। अब हम करने वाले हैं शिफ्ट 3 के क्वेश्चनों को। तो आप अभी से भागना मत, है ना। बोर हो रहे हो तो प्लीज आप कुछ 5-10 मिनट और 5 मिनट ओनली, तो आपकी ये भी कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जोड़ा गया था। आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये है आपके यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे? तो बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे वो कौन थे यहाँ पे? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन सही होगा। कौन थे? हसन गंगू थे, जो कि कौन थे? बहमनी जो सल्तनत था ना, उसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन फरवरी 2022 में किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह 2 गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरम पंथियों में विभाजित हो गया? तो कब हुआ था ये? 2 गरम दल और नरम दल में विभाजित। तो ये हुआ था आपका यहाँ पे सूरत अधिवेशन जो था ना 1907 के में, उसमें हुआ था। ये 2 भागों में बट गई थी कांग्रेस। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15वीं शताब्दी यानी कि मैं किसके द्वारा शास्त्रीय नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था प्रस्तुत? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा? शंकर देव। जो शास्त्रीय नृत्य है ना, वो असम का है। किसका है? असम का डांस है। 7 क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए अपनी मांग को पूरा करने के साधन के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया? तो मुस्लिम लीग ने एक दिन जो था उस दिन को उन्होंने घोषित किया था कि सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में। तो किस दिन को किया था? तो उन्होंने किया था 16 अगस्त 1946, मतलब जो डेट थी ना, उस दिन को उन्होंने उसे सीधी कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, डैश वाज रिस्ट्रक्टेड इनटू द स्वच्छ भारत मिशन एंड वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 to ensure cleanliness in India and make it open education free in 5 years। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे निर्मल भारत अभियान। कौन सा? निर्मल भारत अभियान जो है आपका सेकंड ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे, केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार महिलाओं और बच्चों का एकीकृत विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति के तहत कितनी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है? तो कितनी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है? तो वो है यहाँ पे 3 योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव। कितनी? 3 योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के प्रावधान वाली मुद्रा योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो किस वर्ष लागू हुई थी कि वो 10 लाख रुपए का ऋण दे देंगे? तो ये हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत के पास विश्व के मैंग्रोव वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है?
तो कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे 7% हिस्सा है। कितना है, मैंग्रोव वनों का भारत के पास 7% हिस्सा है। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर में। गोरखपुर से याद आ गया होगा ना कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ है ना, वो भी तो गोरखपुर के सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, 2021 में उच्चतम 2021 क्वेश्चन नंबर 13 है, 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कीर्ति बनाम डैश में घरेलू कार्यों की लैंगिक प्रकृति को मान्यता दी और कहा कि इसका आर्थिक महत्व है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसका ऑप्शन है ओरिएंटल इंश्योरेंस। कौन सा है, ओरिएंटल इंश्योरेंस में घरेलू कार्यों की लैंगिक प्रकृति को मान्यता दी और कहा है कि इसका आर्थिक महत्व जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्यकालीन काल के निम्नलिखित में से किस भारतीय स्मारक को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो किसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था 1993 में, तो वो था आपका हुमायूं का मकबरा। कौन था, हुमायूं का मकबरा। देखो जो हुमायूं था ना, वो बाबर का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये तो आपको बताइए कि सबसे साक्षरता दर जो चाहे पुरुष की हो या स्त्री की हो, वो बिहार की सबसे कम है। किसकी, बिहार की। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। वो ऑप्शन जो है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं एमपी में। कहाँ पे, एमपी में। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है। तो कौन सा कारक है जो कि भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हो गया निवेश। क्या नहीं है, निवेश जो है वो कोई भुगतान का, निवेश मतलब होता है खर्च करना उस चीज़ में, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, उसी को निवेश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य समान क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा, किस ईयर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में। देखो ये उस शिफ्ट में भी आया था और इस शिफ्ट में भी आ गया था, थर्ड में। तो ये आपका नागालैंड का फेस्टिवल है। कहाँ का है, नागालैंड का। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। तो हमने 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जैसे हम सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएँ और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाए। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।